तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी के बारे में, लेकिन उससे भी पहले VSEPR जो पढ़ा था हमने उसका कुछ भाग बाकी है, वो हम देखेंगे। तो कैसे हो आप सब लोग, ये बता दो मुझे, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सभी को गुड इवनिंग। और अपनी पढ़ाई बच्चों दिल लगा करके करो, अच्छे से करो। रिवीजन आपका चल रहा है नहीं चल रहा है ये बताओ। क्या रिवीजन रेगुलर कर रहे हो? क्या आप लोग रिवीजन रेगुलर कर रहे हो या नहीं? फटाफट लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे थम्स अप दिखाओ। रिवीजन फटाफट कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ जल्दी से। तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भैया गड़बड़ है मामला, फिर हमारा नुकसान होना तय है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस में कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे जिसमें आपको दिक्कत आए, आपका अच्छे से हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर लो, तो जरूरी है रिवीजन रेगुलर हो। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होगा बच्चों वीबीटी, और उससे पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। ये हमने कल कंप्लीट नहीं किया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास का ये जो बाकी है थोड़ा सा, उसको हम आज देखेंगे, और जैसे ये हो जाएगा तो हम आ जाएंगे किस पर? वीबीटी पर आ जाएंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम बात करते हैं VSEPR की। रिवीजन करके आए हो ना? रिवीजन करके आए हो ना? रिवीजन करके आए हो? अच्छा, अगर रिवीजन करके आए हो तो मुझे ये बताओ कि VSEPR सिद्धांत हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इस सिद्धांत से हमें क्या बातों के बारे में जानकारी मिलती है बताओ जल्दी से। लाइव चैट के अंदर जाओ, चैट बॉक्स आपका खुला हुआ है, वहां पे लिख करके बताओ VSEPR सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, किसकी जानकारी देता है ये? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बेटा मैंने आपसे बात बोली थी, VSEPR किसकी जानकारी देता है? अणु की आकृति की जानकारी देता है। अणु की आकृति के बारे में जानकारी देता है। अणु की आकृति के बारे में जानकारी देता है। क्यों भैया? लुईस संरचना जो थी उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? अणु की आकृति के बारे में वो जानकारी नहीं दे पाया था। लुईस संरचना तो बताती है, लेकिन उसकी आकृति क्या होगी? पंचकोणीय, द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडी, वर्गाकार समतली, द्विपिरामिडी, रेखीय, कोणीय, क्या आकृति है भैया? उसकी आकृति क्या? चतुष्फलकीय है, क्या है, क्या आकृति उसकी? उस आकृति की जानकारी VSEPR देता है। लुईस संरचना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, आ जाओ बच्चों थोड़ा सा करते हैं रिवीजन। मैंने आपको कल बताया था कि यदि अणु का प्रकार AB2 है, यदि अणु AB2 प्रकार का है, मतलब कि जैसे BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बेरिलियम, इसको हम क्या लिखते हैं? A। और बंदी युग्म कौन है? 2। बंदी युग्म कौन से? 2, क्लोरीन के साथ बंदी युग्म। AB2 प्रकार का हुआ या नहीं हुआ? AB2 प्रकार का हुआ, तो ये AB2 प्रकार का अणु है। यदि AB2 की आकृति आपसे पूछी जाए तो मैंने आपसे क्या बताई थी? रेखीय आकृति। क्या बताई थी? रेखीय आकृति, मतलब कि सेंटर में आ जाएगा A और बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे दोनों B, बंद युग्म। चलो, बंद कोण कितना बताया था बेटा? बंद कोण कितना बताया था? 180 डिग्री। चलो, AB2 के बाद में फिर हमने पढ़ा था क्या? AB3। AB3 के अंदर हमने क्या देखा था? AB3 मतलब कि BF3 क्या था?
BF3, एक केंद्रीय परमाणु और 3 बंधी युग्म, एक केंद्रीय परमाणु 3 बंधी युग्म। इसकी आकृति क्या थी? इसकी आकृति थी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय आकृति, मतलब कि इस प्रकार की, ए यहां भी और यहां भी। तो देखो ये त्रिकोण बना, अरे त्रिकोण बन रहा है, देखो ये त्रिकोण बन रहा है ना, तो त्रिकोणीय आकृति, तो 3 कोने वाली समतलीय आकृति बेटा, तो ये त्रिकोणीय समतलीय आकृति हो गई। चलो इसी क्रम में बच्चों मैंने आपको बताया था कि AB4, बताओ AB4 का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्या? CH4 AB4 प्रकार का एग्जाम्पल है। केंद्रीय परमाणु कार्बन है जिसको हम लिखते हैं A, और 4 बंधी युग्म है AB4, इस प्रकार से। तो इसकी आकृति हमें बनानी है, तो इसकी आकृति क्या होती है बेटा? इसकी आकृति मैंने आपको बताई थी क्या? चतुष्फलकीय, याद है ना बेटा? ये सारी आकृतियां आपको याद रखनी होंगी, आकृतियां हमें क्या करनी होंगी? याद रखना है, ये सब कुछ हमें याद रखना है, समझ में? अच्छा यहाँ पे बंद कोण कितना होता है? यहाँ पे बंद कोण कितना होता है? 120 डिग्री। अच्छा चतुष्फलकी की बात करते हैं। चतुष्फलकी में केंद्रीय परमाणु A और 4 बंधी युग्म, ये रहे 4 बंधी युग्म, ठीक है। चतुष्फलकी कैसा दिखाई देता है? ये चतुष्फलक ऐसा दिखाई देता है, इस प्रकार का है चतुष्फलक। इस चतुष्फलक के अंदर यहाँ जो कोण है, ये कोण क्या है बच्चों? 109 डिग्री 29 मिनट का कोण है। इस कोण का मान कितना? 109 डिग्री 29 मिनट। कौन है? CH4। चलो इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद बताया था मैंने आपको AB5। AB5 बताओ। चलो मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैं अगर सारा लिखूंगा तो आपको कितना याद है ये मुझे नहीं पता चलेगा। चलो बताओ आपको कितना याद है, बताओ। सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ और मुझे AB5 की आकृति बताओ, फटाफट बताओ। जब तक तुम नहीं बताओगे मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा। बताओ AB5 की आकृति बताओ फटाफट। कितने बच्चों को आता है ये तो पता चलेगा। AB5 की आकृति क्या थी? अरे AB5 की आकृति मैंने लिखवाई थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, या केवल रामायण सुनने का काम कर रहे हो? है वो साधु बाबा आते हैं ना, प्रवचन देते हैं, प्रवचन केवल सुनने का काम कर रहे हैं। भाई प्रवचन सुनना नहीं है, ये प्रवचन नहीं चल रहा है। नोट्स बढ़िया से बनाने। सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में नोट्स का फोटो भेजेंगे, मैं सभी के नोट्स का फोटो चेक करूंगा। जिन भी बच्चों ने नोट्स बनाना चालू नहीं किया है वो प्लीज अभी भी जाग जाएं, क्योंकि बेटा वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तो क्या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स की फोटो भेजो मुझे। नोट्स बढ़िया तरीके से बनाना है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब कुछ हमारे नोट्स में लिखा होना चाहिए। मैं अगर कहीं गज्जू लिखवाता हूं तो गज्जू भी हमारे साइड में नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि भैया गज्जू का एग्जाम्पल लेकर के मैंने कौन सी चीज किस तरीके से समझा रखी है। समझ में आया? तो ये आकृति है। चलो अच्छा, ये आकृति दिखाई कैसे देती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अच्छा त्रिकोण कैसे बनाते हैं? ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, तो ये त्रिकोण क्या हो गया बेटा? ये त्रिकोण, ये त्रिकोण, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, त्रिकोण। और द्विपिरामिडी, एक पिरामिड ये और दूसरा पिरामिड ये, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति। ठीक है, चलो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति का एग्जाम्पल कौन सा है? PCl5। कौन सा? PCl5 एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा
उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, AB6 प्रकार का। चलो AB6 का एग्जाम्पल बताओ मुझे, जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे AB6 का एग्जाम्पल बताओ फटाफट, जल्दी से फटाफट फास्ट। AB6 का एग्जाम्पल बताओ। अरे AB6 का एग्जाम्पल कई बच्चों ने लिखा है, बिल्कुल सही, SF6 इसका एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे आपको बंद कोण कौन कौन से बताए थे, कौन बताएगा, कौन बच्चा मुझे लाइव चैट के अंदर आंसर बताएगा। यहाँ पे बंद कोण कितने बताए थे मैंने यहाँ पे बंद कोण बताया था, एक तो आपको बताया था 90 डिग्री का बताया था, और दूसरा बंद कोण क्या बताया था मैंने आपको, 120 डिग्री का। मतलब कि बंद कोण कितना है, 90 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री बंद कोण है। चलिए अब मुझे बताओ इस SF6 मतलब कि AB6 प्रकार का जो अणु है उसकी आकृति मैंने क्या लिखवा रखी, फटाफट जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और फिर से मुझे लिख करके बताओ लिखो AB6 की आकृति बताओ। लिखोगे तभी तो सीखोगे भैया, पेन चलाना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी चीज को हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो पेन चलाना बहुत जरूरी है। बताओ क्या आएगा। अरे भैया इसकी आकृति क्या बताई थी, अष्टफलकीय। इतना नहीं पता है ना, अष्टफलकीय, या क्या बताया था, वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी, ये आकृति हो जाएगी इसकी, ये या फिर ये आकृति हो जाएगी। चलो AB6 की आकृति बनाते हैं। देखो वर्गाकार कैसे बनता है, ये वर्गाकार, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, देखो वर्ग बन गया, ये क्या है, वर्गाकार समतल। अच्छा द्विपिरामिड, पिरामिड कैसे बनता है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी आकृति बन गई बेटा। ये है आपकी SF6 या AB6 की आकृति। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था इसमें बंद कोण कितने, बताओ जल्दी से सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे बंद कोण कितने हैं, फटाफट जल्दी से बंद कोण कितने हैं। अरे भैया यहाँ पे बंद कोण आपको मैंने बताया था, सभी बंद कोण क्या है, 90 डिग्री के, सारे बंद कोण क्या है, 90 डिग्री के। चलो फिर मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल, एक प्रकार और बताया था, AB7। क्या बताया था बेटा मैंने, AB7 का एग्जांपल क्या बताया था, याद है किसी को, AB7 का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, याद है। AB7 एग्जांपल क्या था, आयोडीन के साथ में क्या लिखवाया था, बताओ IF7, क्या एग्जांपल था, IF7। चलो अब मुझे बताओ इसकी आकृति क्या लिखवाई थी, बताओ जल्दी से फटाफट लाइव चैट में जाओ, कमेंट करके बताओ इसकी आकृति क्या बताई। अरे इसकी आकृति बिल्कुल सही, कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, देखो आप जवाब दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा, अगर आप जवाब दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने जवाब दिया, ठीक है। और जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनको भी मैं देख सकता हूं, उनको भी मैं पता कर सकता हूं कौन नहीं दे रहा है। पंचकोणीय द्विपिरामिडी, अच्छा पंचकोणीय द्विपिरामिडी, 5 कोण, तो केंद्रीय परमाणु, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, ये पांचवा कोण, पंचकोण, 5 कोण हो गए। चलो 5 कोण में फिर यहाँ ऊपर एक पिरामिड है ना, और नीचे भी एक पिरामिड, ऊपर पिरामिड और नीचे भी पिरामिड, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। अच्छा ये कितना बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है इस पूरे तल के साथ 90 डिग्री। अच्छा और ये कोण कितना होता है बेटा, ये कोण होता है 72 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे 2 प्रकार के कोण बताए थे, बताओ 90 और 72, ये कोण बताए थे मैंने आपको।
तो ये है बच्चों वो सारे अणु जिनके पास केवल और केवल क्या है, 2 बंधी युग्म, 3 बंधी युग्म, 4 बंधी युग्म, 5, 6, 7 बंधी युग्म, केवल बंधी युग्म है। यहाँ पे किसी भी अणु के पास में एकाकी युग्म नहीं है, हम केवल बंधी युग्म की बात करते हैं। तो बंधी युग्म है वो सारे यहाँ पे आ गए। जिन भी अणु के पास केवल बंधी युग्म है वो पढ़े थे हमने। चलो तो ये ए प्रकार का है, तो केंद्रीय परमाणु। अच्छा, बंधी युग्म किसके साथ, केंद्रीय परमाणु जिसके पास केवल बॉन्ड पेयर हो, जिसके पास केवल क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, जिसके पास केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। ठीक है, चलो अब हम दूसरा केस देखेंगे बच्चों, बी भाग। वह अणु, अब हम उन अणुओं की आकृतियां देखेंगे जिनके पास बंधी युग्म के साथ साथ लोन पेयर भी हो। तो वह अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास बंधी युग्म के साथ लोन पेयर भी हो, बंधी युग्म के साथ क्या हो, लोन पेयर भी हो, उसकी आकृति क्या होगी। उसमें सबसे पहला लिखना है बेटा, इसमें सबसे पहला लिखें आप AB2E। चल AB2E ये लिखना है बेटा, ठीक है, AB2E ये लिख लो। ठीक है, क्लियर, AB2E। या इसमें आप एक काम और कर सकते हो, हम स्टार्ट कर AB2E2 से स्टार्ट करते हैं। चलो AB2E2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, AB2E से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम पहला लेते हैं AB2E2, ठीक है। हम चलो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक, पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलो अच्छा, अब यहाँ पे A का मतलब क्या है, मैं सारी बातें बता देता हूँ। यहाँ A का मतलब है केंद्रीय परमाणु, B का मतलब क्या है, बंधी युग्म, और E का मतलब क्या है, एकाकी युग्म, मतलब कि लोन पेयर। बंधी युग्म को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, और एकाकी युग्म को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। एकाकी युग्म क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो भाई सबसे पहला हमने कौन सा लिया, AB2E2 प्रकार का। AB2E2 का मतलब ये है एक केंद्रीय परमाणु, 2 बंधी युग्म और 2 एकाकी युग्म। ऐसा अणु जिसके पास एक केंद्रीय परमाणु हो, 2 बंधी युग्म हो और 1 और 2 लोन पेयर हो। एक केंद्रीय परमाणु, 2 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर, ऐसा। चलो ऐसा कोई उदाहरण है जिसके पास एक केंद्रीय परमाणु हो, 2 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर हो। सोचो सोचो सोचो, ऐसा कोई एग्जाम्पल। अरे बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है, पानी। पानी रे पानी, पानी में केंद्रीय परमाणु के साथ 2 बंधी युग्म है और 2 लोन पेयर है। तो ध्यान रखना, पानी की अगर हम बात करें तो पानी में केंद्रीय परमाणु के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 बंधी युग्म है, 2 बंधी युग्म, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। चलो बना इसको। तो बच्चों इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति होती है कोणीय, कोणीय आकृति। देखो पानी के साथ कोण के आकार का है, ऐसे कोण, कोण बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कोण बना हुआ है, कोण के आकार का, इसकी कोणीय आकृति है। ठीक है, अच्छा इस आकृति को हम वी शेप भी बोलते हैं। देखो वी शेप जैसा है, तो इसको हम या वी शेप भी बोलते हैं। क्या,
वी शेप भी बोलते हैं, या ये मुड़ा हुआ भी बोलते हैं। बंद जो है ऐसे मुड़े हुए तो मुड़ा हुआ या मुड़ा हुआ, इसको हम मुड़ा हुआ भी बोलते हैं। ठीक है, मुड़ा हुआ अंग्रेजी में बोलते हैं बैंड शेप। बैंड शेप समझ में आया? चलो, तो इसकी आकृति मैं बना देता हूं। एक केंद्रीय परमाणु, बंधी युग्म, लोन पेयर, ये है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोणीय आकृति, मुड़ा हुआ या वी शेप। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? पानी का। ठीक है, चलो दूसरा हम इसमें देखते हैं बेटा। दूसरा AB3E, चलो ये देखते हैं। मतलब कि एक केंद्रीय परमाणु, 3 बंधी युग्म और 1 लोन पेयर। बताओ ऐसा कहां पे होता है? ऐसा कहां पे होता है? एक केंद्रीय परमाणु, 3 बंधी युग्म और 1 लोन पेयर, ऐसा कहां होता है? एक केंद्रीय परमाणु, 3 बंधी युग्म और 1 लोन पेयर, ऐसा किसमें होता है? अमोनिया में होता है। इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति होती है बच्चों पिरामिडल। क्या आकृति होती है बेटा? पिरामिडल। पिरामिड देखा आपने? अरे आप लोगों ने पिरामिड देखा है क्या? हाँ का जवाब तो दे दो। पिरामिड देखा है ना? ये पिरामिड जैसी आकृति, पिरामिड जैसी आकृति, ये है पिरामिड जैसी आकृति। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पिरामिड जैसी आकृति। पिरामिड देखा ना? मिस्र के पिरामिड देखे? मिस्र के पिरामिड जैसा ही होता है। मिस्र का पिरामिड कैसा होता है? यहाँ पे बीच में मान लो, यहाँ पे शीर्ष है, एक कोना यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, सारे कोनों को मिला दो पिरामिड बनता है। तो पिरामिड जैसी आकृति बेटा इसकी। किसके जैसी? पिरामिड जैसी। मैं इसको थोड़ा और 3D में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, तो ये पिरामिड जैसी आकृति, तो पिरामिडल आकृति, मिस्र के पिरामिड जो होते हैं उसके जैसी आकृति होती है इसकी। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लो जल्दी से। क्लियर? ठीक है, चलो तीसरा AB2E2, AB2E2 मतलब कि एक केंद्रीय परमाणु, 2 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर। बताओ ऐसा कहां पे? एक केंद्रीय परमाणु, ये शायद कर लिया हमने। अच्छा ये तो हम कर लिया। ठीक है। ये हमने कर लिया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, AB2E2 हो गया, AB3E हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इस पे 3 हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं अब AB2E3, या फिर हम लेते हैं चलो AB3E2 ले लेते हैं, चलो, है ना। 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर, 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर। बताओ ऐसा कहां पे पाया जाता है? 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर, ऐसा कहां पे होता है? 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर। कोई बताएगा मुझे? 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर, ऐसा कहां पे है? कोई आइडिया? ऐसा कहां पे होता है? अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, अमोनिया के अंदर इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, PCl3, ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल भी आप ले सकते हो। क्लियर? चलो अब हम आते हैं AB3E2, इसका एग्जांपल बताओगे मुझे? इसका एग्जांपल कौन सा होगा? 3 बंधी युग्म और 2 लोन पेयर। तो आप ऐसे समझो कि 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7। ठीक है, इसका एग्जांपल कहां होगा? बताओ।
ICl3, ICl3 ये एग्जाम्पल। चलो ICl3, अब देखो आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। चलो कितने क्लोरीन है? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। तो बंदी युग्म कितने? 3। तो 1 2 3, 3 बंदी युग्म। लोन पेयर कितने? देखो लोन पेयर 2, तो ये 2 लोन पेयर। 3 बंदी युग्म 2 लोन पेयर। तो जब भी 3 बंदी युग्म 2 लोन पेयर की बात करनी हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चलो अब इसकी आकृति क्या होती है? ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति होती है बेटा आयोडीन Cl Cl Cl, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इसकी आकृति होती है बच्चों टी शेप। कैसी आकृति होती है बेटा? टी शेप। ये टी दिख रहा है ना आपको? ये आपको टी दिखाई दे रहा है? देखो क्या ऐसी आकृति दिखाई दे रही? ये टी शेप ही है ना। इसको आप क्या बोलो? टी। इस टी को ऐसे मुड़ा दो। क्या सभी को ये टी शेप दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला का टी। इस टी का मतलब क्या है? ये अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला वाला टी है। तो टी देखो, टी दिखाई दे रहा है, ऐसे बनाते हो। तो देखो आयोडीन यहां पे आ गया, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन यहां पे आ गए। पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। तो पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये टी शेप हुआ ना। ये टी शेप है, वो भी टी शेप है। टी के आकार की आकृति है ये। तो ऐसे मान लो यहां पे आयोडीन, क्लोरीन, तो ये पहला क्लोरीन, क्लोरीन के बगल में ये दूसरा क्लोरीन और उसके बगल में तीसरा क्लोरीन, ऐसे आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या आकृति दिखाता है? बेंट टी शेप या टी शेप आकृति दिखाता है। क्या दिखाता है? टी शेप आकृति दिखाता है। चलो तो ये हो गई टी शेप आकृति। ठीक है, चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। तो हम ये टी शेप आकृति को हम बना लेते हैं फिर से। टी शेप आकृति, तो ये ए है, ये बी है, ये बी है। देखो ये टी बन गया, टी आकृति बन गई ना। और इसमें यहां पे क्या आएगा? यहां पे लोन पेयर, यहां पे क्या? लोन पेयर। तो टी आकृति का ये बन गया है ना। चलो अब आते हैं चौथे पर आते हैं। अगला है बच्चों ए बी 2 E3, AB2E3। AB2E3 जो होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। चलो ज़ीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। देखो 2 बंधी युग्म, 1 और 2, 2 बंधी युग्म। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 2 1 और 2, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने? पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर आ गए। इसका मतलब Xf2 इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर। जब भी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो इसकी आकृति होती है बेटा रेखीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? रेखीय। रेखीय मतलब कि ऐसी, ए बी बी, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आकृति बोलते हैं। रेखीय आकृति प्रदर्शित करता है कौन? Xf2। ये रेखीय आकृति प्रदर्शित करता है। अच्छा बच्चों, कई बार इस टी शेप को हम बेंट टी शेप, मुड़ा हुआ टी शेप भी बोलते हैं। कई बार आप बुक में ऐसा भी देखोगे, मुड़ा हुआ टी शेप। मुड़ा हुआ का मतलब ये बच्चों, ये जो लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर यहाँ पे क्या लगाता है? धक्का लगाता है।
इसको प्रतिकर्षित करता है। VACPR के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनमें जब प्रतिकर्षण होगा तो ये जो आपको बंध ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है ना, ये बंध थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। अगर लोन पेयर इसको धक्का लगाएगा तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये वाला लोन पेयर भी इसको यहाँ पे भी धक्का लगाएगा, थोड़ा ये टेढ़ा हो जाएगा। ये देखो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, बंद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब कि ये टी शेप था लेकिन मुड़ा हुआ टी शेप है, बेंड टी शेप, इसको बेंड टी शेप बोलते हैं। ये रेखी हो जाएगा। चलो चौथे के बाद हम पांचवा देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो पांचवा हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो सबसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल एक यहाँ पे लिखो AB5E। AB5E मतलब कि 5 बंधी युग्म और 1 लोन पेयर, इसका एग्जाम्पल मतलब कि हैलोजन परिवार से कोई होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो आपने लिखा IF5, क्या लिखा IF5। अच्छा यहाँ पे बच्चों इसका एग्जाम्पल एक ये भी होता है ClF3, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी काफी फेमस एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। IF5 अगर मैं बात करूं IF5 की तो देखो आयोडीन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन की लुईस संरचना बना सकते हैं ना, आयोडीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने बंध बना रहे, 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बंध बनाएंगे तो लोन पे कितना बचेगा, 1 लोन पेयर बचेगा। मतलब कि बंधी युग्म कितने हैं, 5, तो बंधी युग्म 5 है और लोन पेयर कितना है, 1, तो लोन पेयर हो जाएगा 1। समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजों को आपको देखना है। चलो ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। तो जब भी आपको ऐसा अणु दिया जाए तो इसकी संरचना होती है वर्गाकार पिरामिडल। क्या संरचना होती है, वर्गाकार पिरामिडल, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, वर्गाकार पिरामिडल मतलब कि ऐसा केंद्रीय परमाणु बीच में बी 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 बी। सर किसकी बीबी, अरे गधो किसी की बीबी नहीं, इसकी आकृति में ये चारों तरफ कौन है, बी 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 बी, मतलब कि वर्गाकार, वर्ग बन गया। पिरामिडल, द्विपिरामिडल नहीं, अगर द्विपिरामिडल होता तो आप ऊपर भी बनाते और नीचे भी बनाते, लेकिन ये क्या है, ये पिरामिडल है। अगर द्विपिरामिडल होता तो यहाँ भी लिखता और यहाँ भी लिखता, लेकिन द्विपिरामिडल नहीं, ये केवल पिरामिडल है। इसका मतलब ऊपर की तरफ बंध नहीं है। तो ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे एक लोन पेयर है। कौन है बेटा, लोन पेयर। तो इसको हम बोलते हैं वर्गाकार और नीचे की तरफ पिरामिड। पिरामिड एक ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्गाकार पिरामिड। एक बात बच्चों ध्यान रखना, एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, जब अणु के अंदर लोन पेयर भी हो केंद्रीय परमाणु के पास तो हम वहां पे बंध कोण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट बंध कोण का मान नहीं बताते। हम तुलना कर सकते हैं दूसरे के साथ कि किसका बंध कोण ज्यादा है किसका बंध कोण कम है, लेकिन हम एग्जैक्ट बंध कोण के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा। चलो फिर नंबर 6 AB4E2, ये देखो AB4E2, इसकी बात करते हैं। AB4E2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या हो जाएगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। देखो ज़ीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन है, 4, 1 2 3 4 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर है, 1 2 लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड प्ले पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ये। तो देखो, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल XgF4 जो है 4 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का है। चलो इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति होती है वर्गाकार
समतलीय वर्गाकार आकृति इसकी, बस कुछ नहीं करना, ए बी 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 बी। सर ये बार बार बीबी की बातें क्यों कर रहे हो? हमारी शादी करने की इच्छा हो जाती है सर। सर आप बार बार बीबी की बातें मत करो, हमको शादी करने की इच्छा हो जाती है, बीबी बीबी मत दिलाओ याद, है ना। सर मैं बहुत ही शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बहुत इच्छा हो रही है सर शादी करने की। कौन सी नालायक, यहाँ देखो कौन सी आकृति, ये आकृति वर्गाकार समतलीय वर्गाकार आकृति, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो नंबर 7 लिखना बेटा, नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 लिखना है, ठीक है। चलो नंबर 7 है AB6E, मतलब कि 6 बंधी युग्म और एक लोन पेयर। ऐसा कब हो सकता है? देखो 6 बंधी युग्म और एक लोन पेयर। अगर मैं ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ज़ीनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। ज़ीनोन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने? 6। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, और ये है एक लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 बंधी युग्म, 6 बंधी युग्म और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया। इसका मतलब ये वही अणु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति होती है बच्चा विकृत अष्टफलकीय। इसकी आकृति क्या होती है बेटा? विकृत अष्टफलकीय। अब ये विकृत अष्टफलकीय क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ए अष्टफलक क्या होता है? देखो अष्टफलक बी 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 बी, अरे छी 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 सर ये क्या बार बार बीबी की बातें कर रहे हो? ए बी बी बी, मैं फिर से इसको ढंग से बना लेता हूँ, बीबी को ढंग से बना लेते हैं ना यार, ठीक है। तो ए बी 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 बी, अष्टफलक कैसे बनता है बच्चों? ये वर्गाकार बना लो, द्विपिरामिड, एक पिरामिड यहां और दूसरा पिरामिड यहां, ये बन गई अष्टफल की आकृति, विकृत अष्टफल की आकृति। इसमें आपको पता है कि एक लोन पेयर भी, इसमें क्या है? एक लोन पेयर। तो वो जो लोन पेयर होता है बेटा वो ऐसे साइड में यहाँ निकला हुआ रहता है। लोन पेयर एक ऐसे निकला हुआ रहता है, यहाँ पे ये लोन पेयर से निकला रहता है। ये जो लोन पेयर होता है वो इस बंधी युग्म को प्रतिकर्षित करता है और नीचे वाले बंधी युग्म जो है उनको भी प्रतिकर्षित करता है। जब इनमें प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण के कारण ये जो बंध है ये बंध थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मतलब कि ये बंध थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो अष्टफल की आकृति थी, लेकिन इस लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण ये अष्टफलक बिगड़ गया। तो ये बिगड़ा हुआ अष्टफलक है। आकृति अष्टफल की थी, लेकिन इस लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण ये बिगड़ गया। इसको हम बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं। तो बच्चों ये अणुओं की आकृतियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका कंप्लीट VACPR सिद्धांत। यहां तक की बात क्लियर? पक्का? चलो यहाँ पे एक अणु और बचा हो बेटा, एक अणु और है यहाँ पे, आठवां एक अणु और है यहाँ पे, AB2E। हाँ ये बचा हुआ बेटा। AB2E का एग्जाम्पल क्या? देखो AB2E का एग्जाम्पल है बेटा SO2। सल्फर 1 2 3 4 5 6, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन यहां से बंध बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहां से बंध बनाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? लोन पेयर, एकाकी युग्म। मैंने आपसे बोला था कि ये जो युग्म है 4 इलेक्ट्रॉन का, इसको एक सुपर युग्म की तरह मानना है, सुपर युग्म की तरह मानना है। सुपर युग्म मतलब किसको? पूरा का पूरा एक बॉन्ड पेयर मानना है। ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड पेयर की तरह कार्य करेगा, एक सुपर युग्म बोलते हैं इसको। जब भी द्विबंध आएंगे तो द्विबंध जहां पर भी होंगे उसको हम सुपर युग्म बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक सुपर युग्म और ये दूसरा सुपर युग्म, मतलब कि केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु A सल्फर,
कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है। और सुपर युग्म कितने हैं? दो सुपर युग्म है। तो AB2E बन गया। इसकी आकृति क्या होती है बच्चों? इसकी आकृति होती है कोणीय या वी शेप या बेंट शेप। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देता है? ये ए बी बी और यहां आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, क्लियर? तो ए बी बी। सर बार बार बीबी क्या करते हो? जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो भैया ये इसकी बीबी क्या है? इसकी बीबी काफी मोटी है भैया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो बीबी क्या है? बीबी बहुत मोटी है। तो उस मोटी बीबी को हमको, बीबी तो एक ही है ना भाई, चाहे बीबी कितनी भी मोटी हो, बीबी तो एक ही होगी ना। तो भाई इसकी बीबी एक है, तो एक बीबी और ये दूसरी बीबी, तो दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है बच्चों। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट VACPR। VACPR आपका हो गया समाप्त। अब इस VACPR के अंदर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चों एक बात ध्यान रखना, अब यहां पे मैं अगली क्लास अगली क्लास आपकी जो भी होगी, उस अगली क्लास में बच्चों मैं आपको ये जो VACPR है ना, इसके आपको अभ्यास प्रश्न करवाने वाला हूं। तो आप प्लीज 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 VACPR का ये जितना भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ के आए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम पढ़ते जा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कब करेंगे? नीट में आए हुए प्रश्न कब करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाए बिना आगे बढ़ जाऊंगा? ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे ही मजा नहीं आएगा। तो अब हमारा VACPR हो चुका है और लुईस संरचना दो टॉपिक हो चुके हैं। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए बेटा, VACPR और लुईस संरचना, ये दो टॉपिक पढ़ लिए। इन दोनों टॉपिकों पे हम करने वाले हैं अगली क्लास में क्या? अभ्यास प्रश्न। तो प्लीज 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 आप सभी लोग पूरा VACPR और पूरा का पूरा लुईस संरचना ये अच्छे से पढ़ के आना। समझ में आया? पक्का? जितना भी मैंने क्लास में पढ़ा रखा है उसको आप अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ करके आओगे तभी मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न जो बताऊंगा वो समझ में आने वाले हैं। वो प्रश्न जो कि नीट में आ चुके हैं पिछले सालों में, और उसके अलावा और भी कई तरह के प्रश्न। तो अगर आप चाहते हो वो नीट में आए हुए प्रश्न और दूसरे कई तरह के प्रश्न जो कि आने की संभावना है वो हो जाए हमसे, तो उसके लिए जरूरी है इन दोनों का आप क्या करके आए? रिवीजन करके आए। प्लीज बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पक्का रिवीजन करके आओगे इसका? 100% श्योर? लॉक कर दें, आगे बढ़ जाए। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास बच्चों हमारी होगी किसकी? अभ्यास प्रश्नों की। बहुत मजा आने वाला है, अरे बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हम करने वाले। चलो अब हम बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर। अगली थ्योरी है बच्चों VBT। VBT मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता, क्या बोलते हैं इसको? संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या है बच्चों? संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, चलो अब बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत जो है इसके बारे में हमको क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूं। संयोजकता बंध सिद्धांत, यहां पर निश्चित तौर पर कुछ संयोजकता के बारे में चर्चा होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये सिद्धांत किस आधार पर अणुओं की व्याख्या करता है। तो बेटा इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूं। यह सिद्धांत अतिव्यापन के आधार पर, सुनना है बेटा, पहले सब बताऊंगा,
सब आएगा समझ में। यह सिद्धांत अतिव्यापन के आधार पर अणु में उपस्थित बंधों की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत अतिव्यापन के आधार पर, यह सिद्धांत किसके आधार पर? अतिव्यापन के आधार पर अणु में उपस्थित बंधों की व्याख्या करता है। अब हमें यह समझना है कि अतिव्यापन क्या होता है। अगर हमें अतिव्यापन समझ में आ जाए मतलब कि हमें संयोजकता बंध सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो संयोजकता बंध सिद्धांत को समझना है तो हमें अतिव्यापन के आधार पर अणु में जो बंधों का निर्माण है उसको समझना होगा। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर संयोजकता बंध सिद्धांत, इतना खतरनाक सा नाम ही क्या है? बहुत सिंपल है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि अतिव्यापन के आधार पर अणु में उपस्थित बंधों की व्याख्या करता है। तो ये अतिव्यापन क्या होता है, अब हमको इसके बारे में डिटेल में व्याख्या करनी है। तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि अतिव्यापन क्या होता है। चलो अतिव्यापन क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। अतिव्यापन को समझने के लिए बच्चों हमें एक उदाहरण समझना होगा H2 अणु का। किसका? H2 अणु का हमको एक उदाहरण समझना होगा अगर मैं अतिव्यापन को समझना चाहता हूं। बेटा सभी बच्चे पूरा ध्यान यहां लगाएंगे क्योंकि आपको अतिव्यापन समझ में आएगा तो आपको अतिव्यापन के आधार पर बंधों का निर्माण कैसे हुआ वो समझ में आएगा। और अगर ये अतिव्यापन के आधार पर बंधों का निर्माण कैसे हुआ ये समझ में आ गया तो आपको वीबीटी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पूरा ध्यान लगा करके सुनना है और मैं जो भी यहाँ पे बातें बताता हूँ उसको प्लीज केयरफुली सुने। अपनी चेयर टाइट करके बैठ जाए, अपने चेयर पर बिल्कुल एकदम डिटर्मिनेशन से बैठ जाए। मैं अतिव्यापन के बारे में अभी एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ H2 अणु के आधार पर। ठीक है, चलो बच्चों जब भी मैं H2 अणु की बात करता हूं, ठीक है, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे। ठीक है, H2 अणु के अंदर बच्चों दो परमाणु हैं। अतिव्यापन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक देखने होंगे। ठीक है बच्चों, H2 अणु के अंदर दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन का ये परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। यहाँ पे कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इसके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है। दो हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? H2 का अणु बनेगा। जब भी दो हाइड्रोजन परमाणुओं का योग होगा, संयोग करेंगे तो H2 अणु का निर्माण होगा। क्लियर? चलो अब बच्चों इस पूरी प्रक्रिया में एक बात गौर करना कि जब भी हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे के थोड़ा नजदीक होंगे तो इसमें दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। पहला यहाँ पे परमाणुओं के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और दूसरा यहाँ परमाणुओं के बीच आकर्षण का बल लगता है। समझना बेटा, पूरा समझा रहा हूं, पहले सुनना है पूरा, उसके बाद क्वेश्चन पूछे। हो सकता है मैं आपको जो समझा रहा हूं उस पूरी स्टोरी में आपकी बात क्लियर हो जाए। तो जब भी हाइड्रोजन परमाणु दोनों एक दूसरे के अगल बगल होंगे तो ये एक दूसरे पर दो प्रकार के बल लगाएंगे, एक तो प्रतिकर्षण और दूसरा आकर्षण। आकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा? तो आकर्षण बल इस पहले हाइड्रोजन और दूसरे, मैं इसको एक लिख लेता हूं, इसको दो लिख लेता हूं। पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो आकर्षण बल किसके बीच में लगता है? H1 का जो इलेक्ट्रॉन है तथा H2 का जो नाभिक है। H1 का इलेक्ट्रॉन और H2 के नाभिक के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। चलो और क्या लगता है? H1 का जो नाभिक है और H2 का जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में भी क्या लगता है? आकर्षण बल। तो H1 का जो नाभिक है तथा H2 का जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में भी क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे आकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा?
इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका माइनस इसके प्लस को आकर्षित करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन का माइनस इसके प्लस को आकर्षित करेगा। तो ये होता है बेटा यहाँ पे आकर्षण बल। समझ में? चलो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल भी लगता है। प्रतिकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा? बताओ बताओ बताओ, प्रतिकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा? तो इस पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लगता है? दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अच्छा, और प्रतिकर्षण बल किस किस के बीच में लगता है? दोनों के नाभिकों के बीच। नाभिक भी तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, तो नाभिकों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन के बीच और नाभिकों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बच्चों, जब भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के नजदीक आकर के H2 अणु का निर्माण करेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु के दोनों के नजदीक आने के दौरान दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल लगता है इलेक्ट्रॉन और दूसरे के नाभिक के बीच, या पहले के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच, और प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन और दोनों के नाभिक के बीच लगता है। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। ठीक है, अब बेटा यहां ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से। अभी तक ध्यान दिया है, आगे भी आप यहां ध्यान देंगे, ठीक है? ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब भी आकर्षण बल प्रभावी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जब भी प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब भी आकर्षण बल प्रभावी होगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ध्यान रखना बेटा, हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, जब भी कहीं पर स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व कब लगता है? जब आकर्षण बल बढ़ेगा। एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है तो मैं उससे दूर भागने का प्रयास करूंगा, मैं उसको प्रतिकर्षित करूंगा, उस दौरान हम दोनों के बीच में टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी तो भैया स्थितिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। ऊर्जा का मान अपने आप बढ़ जाएगा जब प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा, और जब आकर्षण बल प्रभावी होगा तो स्थितिज ऊर्जा अपने आप घट जाएगी। आपने बल का सूत्र ये देखा होगा, बल बराबर क्या होता है? K Q1 बटा R स्क्वायर। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत स्थिति की बल ऐसे निकालते हो। अगर दोनों आवेश धनात्मक हुए, अगर प्रतिकर्षण का बल हुआ तो प्रतिकर्षण का बल मतलब कि धनात्मक, तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। और मान लो अगर आकर्षण लगता है, आकर्षण का मतलब क्या होता है? माइनस चिन्ह आएगा। आकर्षण का मतलब बल क्या होगा? माइनस चिन्ह वाला, और बल अगर माइनस है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अगर बल ऋणात्मक है, भाई एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस बनते हैं। यदि बल माइनस वाला है तो आकर्षण का बल, तो ये होता है बच्चों आकर्षण का बल, और ये ऊपर वाला होता है बच्चों प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण बल में स्थितिज ऊर्जा सदैव बढ़ती है, देखो प्लस वाला चिन्ह। आकर्षण बल प्रभावी होगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती है, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो अब मैं यहां पे बातें कर रहा हूं आगे की। तो बच्चों, जब भी हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है तो दो परमाणु बहुत ही ज्यादा दूरी से एक दूसरे के नजदीक आएंगे।
हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होगा? हाइड्रोजन अणु के निर्माण में क्या होगा? दो परमाणु बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे और एक दूसरे के साथ में जुड़ करके अणु का निर्माण करेंगे। तो अब होता कैसे है ये पूरा समझना बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। इनके बीच की दूरी, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है यहाँ पे अंतर नाभिकीय दूरी। आर का मतलब है अंतर नाभिकीय दूरी। परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो आर का मतलब है अंतर्नाभिक की दूरी। अंतर्नाभिक की दूरी का मतलब है परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो है आर, अंतर्नाभिक की दूरी। जब ये अंतर्नाभिक की दूरी बहुत ज्यादा होती है तो इस दौरान ना तो आकर्षण बल प्रभावी होता है ना प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। मतलब कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। जब दोनों परमाणु के बीच की दूरी, एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु ये, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये, अब ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। ऐसे मान लो अनंत दूरी पर है, यहाँ पे अनंत दूरी पर है। तो इनके बीच में ना तो आकर्षण बल प्रभावी है ना प्रतिकर्षण बल प्रभावी है। लेकिन जैसे जैसे ये परमाणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अब जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो अब नजदीक आने पर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक को आकर्षित करता है और दूसरे परमाणु का नाभिक पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो दोनों परमाणु के नाभिक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण बल प्रभावी होता है। प्रतिकर्षण बल भी लगता है, आकर्षण बल लगता है तो प्रतिकर्षण भी लगता है। लेकिन जब परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम नहीं होती ना, तो उस दौरान आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है। तो बच्चों जैसे ये दोनों परमाणु एक दूसरे के बहुत नजदीक आने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के और नजदीक आएंगे, तो जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आएंगे ना, तो इस दौरान इन दोनों के बीच में दूरी कम हुई। जब दोनों के बीच में दूरी कम होगी तो इस दौरान आकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है। लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होता है? ज्यादा प्रभावी होता है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल यहां पे क्या होता है? प्रभावी होता है। जैसे आप दोनों परमाणुओं को अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक लेकर के आओगे, तो नजदीक आने पर आकर्षण बल भी लगेगा, प्रतिकर्षण भी लगेगा, लेकिन आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा। और अगर आकर्षण बल प्रभावी है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। मतलब कि आकर्षण बल लगेगा तो ये स्थितिज ऊर्जा से घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के और नजदीक आए, तो भैया ये एक दूसरे के और नजदीक आ गए। अभी भी यहां पर भी दोनों के बीच में क्या प्रभावी है? यहां पर भी दोनों के बीच में अभी क्या प्रभावी? आकर्षण बल अभी भी प्रभावी है। आकर्षण बल अभी भी क्या है? प्रभावी है। आकर्षण बल प्रभावी है तो ये वाला ग्राफ स्थितिज ऊर्जा और नीचे जाएगी। जब जब आकर्षण बल प्रभावी होगा स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो आकर्षण बल जब जब प्रभावी होगा, जब जब आकर्षण बल प्रभावी होगा, जब तक आकर्षण बल प्रभावी होगा स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती। देखो माइनस में, तो माइनस में आएगा। अब क्या होगा? एक निश्चित दूरी पर आ करके, एक निश्चित दूरी पर जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीक आए, नजदीक आए, अभी आकर्षण बल प्रभावी, 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 बहुत नजदीक आ गए। अब आकर्षण बल प्रभावी है और प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी है। तो शुरुआत में जब ये एक दूसरे के नजदीक आए तो आकर्षण बल प्रभावी था, प्रतिकर्षण बल भी बढ़ रहा था, लेकिन आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी था। और नजदीक आए तो अब आकर्षण बल प्रभावी, प्रतिकर्षण बल और ज्यादा प्रभावी होने लग गया। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर्षण बल
और प्रतिकर्षण बल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट पर इस अणु की स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी। तो अणु की स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान बराबर होगा। जैसे ही अणुओं को एक दूसरे के और नजदीक लाने का प्रयास करोगे, अगर ये एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आए, तो जब और ज्यादा नजदीक आएंगे तो अब इसके बाद प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा। और अगर प्रतिकर्षण बल प्रभावी है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, धनात्मक मानता है। तो जैसे यहां से आप और नजदीक लेकर के आए परमाणु को, तो अब प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती कब है, जब प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। तो जैसे आप इससे और ज्यादा नजदीक लेकर के आए तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा, और प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा तो भैया ग्राफ जो होगा वो ऊपर चढ़ेगा। ऐसा बिंदु जिस पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों का मान समान है, इसी बिंदु पर निर्माण होता है बंध का। यही वो बिंदु है जहां पर बंध का निर्माण होता है। ये वो बिंदु है जब दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे में थोड़े से विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, जहां पे बंध बना है, इस बंध बनने के वाली जगह पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, दोनों के थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे में क्या हो गए, मर्ज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां मिल गया, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें मिल गया। देखो ये हो गया दोनों का आंशिक विलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक, आशिक नहीं, ये आंशिक विलीन हो गए, एक दूसरे में मिल चुके हैं। जिस पॉइंट पर बंध का निर्माण होता है वहां पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों समान होते हैं, और इस पॉइंट पर दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे में आंशिक विलीन हो जाते हैं। इसी आंशिक विलीन होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अति व्यापन। यही है बच्चों अति व्यापन। तो हम जो इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो अति व्यापन के आधार पर बंधों की व्याख्या करता है। तो देखो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच ये हो गया दोनों का आंशिक विलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक, आशिक नहीं, ये आंशिक विलीन हो गए, एक दूसरे में मिल चुके हैं। जिस पॉइंट पर बंध का निर्माण होता है वहां पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों समान होते हैं, और इस पॉइंट पर दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे में आंशिक विलीन हो जाते हैं। इसी आंशिक विलीन होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अति व्यापन। यही है बच्चों अति व्यापन। तो हम जो इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो अति व्यापन के आधार पर बंधों की व्याख्या करता है। तो देखो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बंधों का निर्माण हुआ, और ये बंध का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, अति व्यापन के द्वारा। और ये अति व्यापन का मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इस हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गया, अति व्यापित हो गया, उसमें विलीन हो गया, आंशिक विलीन हो गया। थोड़ा सा और ज्यादा अति व्यापन होगा, थोड़ा और विलीन होगा। तो बच्चों ये वो पॉइंट है जहां पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर है, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व आंशिक विलीन हो चुके हैं, और ये आंशिक विलीन होने का मतलब है अति व्यापन। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी दो परमाणु एक दूसरे में आंशिक विलीन हो जाते हैं, ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ आंशिक विलीन हो गए, इसको हम बोलते हैं आंशिक विलीन होना, आंशिक विलीन होना। और ये आंशिक विलीन होना ही बेटा क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अति व्यापन। क्या बोलते हैं बेटा, अति व्यापन। और ऐसा कब होता है, जब आकर्षण बल किसके बराबर हो, प्रतिकर्षण बल के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, अति व्यापन हो रहा है, मतलब आंशिक विलीन हो रहा है। और अति व्यापन पर ही किसका निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं बोला जाए कि बंध का निर्माण हुआ तो समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है, अति व्यापन। और अति व्यापन मतलब कि आंशिक विलीन हो रहा है।
अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनाया, मान लो मैंने ऐसा बनाया डायग्राम, मान लो दो परमाणु ऐसे अतिव्यापित हो रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आंशिक अतिव्यापन और यहाँ पे आंशिक अतिव्यापन, बताओ किसमें अतिव्यापन ज्यादा है? जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, ये केस 1 और ये केस 2, बताओ दोनों में से किसमें अतिव्यापन ज्यादा है? ये अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है या ये अतिव्यापन ज्यादा? बताओ बताओ, दोनों में से कौन सा आंशिक अतिव्यापन, दोनों में से कौन सा अतिव्यापन ज्यादा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। देखो ज्यादा से ज्यादा अतिव्यापित हो रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, आंशिक अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा ना उतना ही बंध क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। तो केस 2 में अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है, अतः बंध ज्यादा मजबूत बनता है। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो मैं इस पूरे को एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सुनना बेटा। जब भी दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है। अभी ना तो आकर्षण बल लग रहा है ना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जैसे ये एक दूसरे के थोड़ा नजदीक आएंगे तो अब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लगेगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा प्रभावी कौन होगा? ज्यादा प्रभावी आकर्षण बल होगा। तो जब अणु दूरी पर थे, परमाणु दूरी पर थे और एक दूसरे के नजदीक लाए तो आकर्षण बल प्रभावी, अभी भी आकर्षण बल प्रभावी, अभी भी प्रभावी, लगते दोनों है। इस कंडीशन में आकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन सा है? आकर्षण बल। अभी भी आकर्षण बल, अभी भी आकर्षण बल, अभी भी आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल भी बढ़ रहा है, आकर्षण बल बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण बल भी बढ़ रहा है। और अब प्रतिकर्षण बल ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसी कंडीशन आएगी जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन जहां पर दोनों बराबर हो गए वहां पे बंध का निर्माण होता है। अब और ज्यादा नजदीक लाने का प्रयास करोगे परमाणु को तो अब प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा नाभिकों के बीच में और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब जब आकर्षण बल प्रभावी होगा स्थितिज ऊर्जा गिरेगी, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये ध्यान रखना। जिस पॉइंट पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान समान है वहीं पर होता है बंध का निर्माण, और यहाँ पर दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे में क्या होते हैं? आंशिक विलीन हो जाते हैं। आंशिक नहीं आंशिक, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। ये जो अतिव्यापन है इसी दौरान बंध का निर्माण होता है। यहाँ आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। पहला केस और दूसरा केस, इसको देखकर पता चलता है अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही बंध मजबूत बनेगा। इसका मतलब यहाँ जो बंध का निर्माण हुआ है, ये बंध का निर्माण किस कॉन्सेप्ट से हुआ है? अतिव्यापन के द्वारा। यहाँ जो बंध का निर्माण हुआ है, ये बंध का निर्माण किस कॉन्सेप्ट से हुआ है? अतिव्यापन द्वारा। तो अतिव्यापन द्वारा बंध के निर्माण की व्याख्या हम जब करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत अतिव्यापन के द्वारा बंधों के निर्माण की व्याख्या करता है। तो यह सिद्धांत अतिव्यापन द्वारा बंध के निर्माण की व्याख्या करता है। ये वो वाला भाग है जहां पे क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है। ध्यान रखना बालकों और बालिकाओं, ये अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये सारी कहानी है। चलो, तो ये बच्चों VBT की शुरुआत है। अभी VBT में बहुत कुछ है, अगला पूरा लेक्चर हमारा VBT पे ही होगा। इसको प्लीज पढ़ के आए क्योंकि मैं इन पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। CH4 की आकृति है, बताइए।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, SF6 की आकृति है अगला। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, CH4 की आकृति क्या है? अरे बताया था मैंने, CH4 की आकृति क्या, चतुष्फलकीय। जब भी आकृति ज्ञात करनी हो तो आकृति का आंसर किस थ्योरी से मिलता है? आकृति का आंसर किससे मिलता है? VACPR से। केंद्रीय परमाणु क्या है? A। बंधी युग्म कितने हैं? 4, AB4। AB4 में आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय। कहां पढ़ा था? VACPR में। भूल गए? मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? चतुष्फलकीय। SF6 सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। केंद्रीय परमाणु A, कितने फ्लोरीन? 6 फ्लोरीन, 6 बंधी। AB6 VACPR के हिसाब से इसकी आकृति क्या है? अष्टफलकीय। क्या है? अष्टफलकीय। आंसर आ जाएगा डी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने VACPR कंप्लीट कर लिया और हमने किसको शुरू किया? VBT को। VBT किसके आधार पर बंधों के निर्माण की व्याख्या करता है? VBT अति व्यापन के आधार पर बंधों के निर्माण की व्याख्या करता है। अति व्यापन का मतलब परमाणु कक्ष के इलेक्ट्रॉन घनत्व का आंशिक विलीन होना। इसकी परिभाषा मैं अगली क्लास में लिखवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इसमें मिल जाएगा। अच्छा आप इसमें एक काम और कर सकते हो, इसमें एक काम आप और कर सकते हो, आप अति व्यापन की परिभाषा लिख सकते हो। चलो इतना हम कर लेते हैं। अति व्यापन की परिभाषा, परिभाषा क्या है? परमाणुओं के, बस ये लिख लो बेटा, परमाणुओं के कक्षकों का आंशिक विलीन होना। आंशिक का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा सा। आंशिक मतलब कि थोड़ा सा। देखो इसका थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा, ये दोनों के थोड़े थोड़े भाग मिल रहे हैं, इसका थोड़ा और इसका थोड़ा, वो थोड़ा सा जो विलीन हो रहा है, एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, वही कहलाता है आंशिक विलीन। तो आंशिक विलीन होना ही अति व्यापन कहलाता है, ठीक है। तो परमाणुओं के कक्षकों का आंशिक विलीन होना ही अति व्यापन कहलाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की ये पूरी कहानी है जो आपको सुनानी थी। VACPR हो गया, VBT शुरुआत कर दी, पैनल पे होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में भी हम VBT ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज पढ़ करके आना प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन से? जो नीट में आ चुके हैं और जो अदर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। किस टॉपिक से? VACPR और लुईस संरचना। इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस हम करने वाले, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।